जी, नमस्कार माँ। माँ नमस्कार। माँ बात करूँगा आज जो है कि आप ना आज से 20 साल पहले एक बात किया करते थे। आप कहते थे कि मेरे दिमाग का 1% जो हिस्सा है जागृत है। ठीक है। और मैं सोचता था कि ये तो आम लोग कह देते हैं कि हमारा 10% 15% या 25% जो है वो जागृत है। ठीक है। पर आप हमेशा 1% तब बोलते थे, उस वक्त की बात है। तो मैंने अचानक जो है इस पर स्टडी जो करते हैं, जो दिमाग पर स्टडी करते हैं, उनकी अभी जो है एक पुस्तक रिलीज हुई जहाँ पर उन्होंने बताया कि जो हमारे दिमाग का एक न्यूरो है वो लगभग 1 लाख टेराबाइट, ठीक है, मेमोरी जो है, वाह! बहुत ठीक बड़ी है, है। वो पर सेकंड संभालता है। मेरे को था कि पर डे संभालता है। वो 1 लाख टेराबाइट पर सेकंड जो है मेमोरी संभाल लेता है। मुझे तो लगता है आपने ध्यान से सुना नहीं है। सुना है माँ। ओके। और इतनी ज़्यादा मेमोरी जो है उनका एक सेल ही संभाल सकता है। तो अगर इंसान का एक सेल ही जागृत हो जाए तो उसमें जो है हजारों जन्मों की जो चीज़ें हैं वो सामने आ जाएगी। तो मेरे में सवाल हुआ कि आप ठीक कहते थे जब 1% आपका जागृत था, आज से 20 साल पहले की बात है ना। उसके बाद उन्होंने कहा कि हमने ये नोट किया कि जो बच्चे हैं जिनके दिमाग होते नहीं, कि ऐसे बच्चे होते हैं जिनका दिमाग वाला हिस्सा ही नहीं होता, हल्का सा वहाँ पे चिपटा दिमाग होता है, चपटा होता है, बहुत छोटा होता है, बड़े अजीबो गरीब से वो दिखते हैं। तो कहते हैं कि हमने जब उन पर रिसर्च की तो जाना कि उनसे बुद्धिमान कोई नहीं है। तो हमें पता चला कि जो आकार है डज नॉट मैटर, मैटर करता है कि उसमें कितने न्यूरो जागृत हैं जी, जी। और जागृत भी है कि नहीं है। सो माँ जब मैं इस चीज को देखता हूँ तो अब तो क्योंकि आप काफी सालों बाद आज मेरे को वो बात समझ आई है। आज मैं आपसे सवाल करता हूँ माँ, आप कैसे देखते हैं? क्योंकि एक न्यूरो ही बहुत बड़ा है, तो जब बाकी जो आपके ब्रेन के न्यूरो जागृत होंगे तो उनके पास कितनी मेमोरी होगी, कितना कुछ है अभी भी आपके पास बताने के लिए। और क्योंकि आप हर रोज कुछ ना कुछ जो है अपनी जिंदगी से उठा के हमें समझाते हो। बिल्कुल सही। आपने इसके साथ कुछ जोड़ना है दीप? जी माँ, जैसे इसने बात की आपकी कि 1% जागृत है, ठीक है मैम। मैंने कहीं पे बहुत साल हो गए मुझे, मैंने रीड किया था कि इंसान का 1% भी हिस्सा ना दिमाग का जागृत नहीं होता। जी, जी। ठीक है, क्योंकि इसके लिए सदियां लग जाती है और तब तक इंसान इतना जीता नहीं है कि उतना जागृत हो जाए। मुझे नाम नहीं याद होगा, एक विद्वान था, उसका दिमाग बोलते हैं कि आज तक जिंदा रखा गया एक्सपेरिमेंट करने के लिए, क्योंकि उसका दिमाग 0 पॉइंट कुछ पॉइंट जागृत एल्बर्ट था। आइंस्टाइन, जी, एल्बर्ट आइंस्टाइन का तो दिमाग। वो मुझे नहीं, पर कैसे हो मैंने तो सकता है? सुना है कि आइंस्टाइन का जो कहते हैं दिमाग है वो 6% और 7%। एक माँ, वो एक का 6% और एक का 0 पॉइंट कुछ पार्ट बताया गया है। नहीं, एल्बर्ट का काफी था, जी। एल्बर्ट आइंस्टाइन का काफी था। एल्बर्ट आइंस्टाइन का ही ब्रेन अभी इन्होंने संभाला हुआ है। और वो संभालने का मेन रीजन ही यही था कि कौन सी फ्रिक्वेंसी है जो उसके दिमाग पे लगती है, क्या बीटा रेज उस पे ज्यादा जागृत होती है, या अल्फा स्टेज पे होती है, या डेटा पे होती है, जो 5 तरह की जो बताते हैं अल्फा बेटा, कौन सी जो रेजेज है उसके ब्रेन में जो है चलती रहती हैं कि जिससे वो डेवलप होता है। तो आप कैसे देखते हो माँ? आपको पता ही है रवि के मेरे 4 टॉपिक ज़िंदगी के बहुत ही मुझको पसंद हैं। मैं कहती थी कि मुझसे कोई बात करे किसी भी टॉपिक में, उसका विषय हो प्यार, जी, जहाँ होता था कि विराग, जहाँ फिर होता था टाइम, जहाँ फिर होता सी चौथा था साइलेंस। जे इन चारों टॉपिकों पर मुझको बहुत मज़ा आता था और मुझको ऐसे लगता था कि ये चारों टॉपिक मेरे में से निकलते हैं। जी, और मैं अपने आप को चुनौती भी देती थी। जी, ये चारों टॉपिक मुझको बहुत प्यारे लगते हैं। और उसके साथ ही एक 5वां टॉपिक है जो पिछले 10-11 साल से मेरे साथ जुड़ा है, जो इन चारों को ही मात पा गया, वो है ब्रह्मांड। और ब्रह्मांड से जब ये टॉपिक मेरे से जुड़ा है तो मैं देखती हूँ कि मेरा तो अभी मैं जैसे कहती हूँ कि 1% ही मेरा दिमाग काम करता है। जी, मैं सोच भी नहीं सकती कि इससे ज़्यादा काम करता है, पर 1% में आपको मैंने कितनी बार प्रोग्राम में भी कहा है, आपको तो रवि को तो मैंने पर्सनली भी बहुत बार कहा है कि रवि अगर आप कहोगे तो मैं 5 साल बिना झिझके बोल सकती हूँ।
इतना मटेरियल मेरे दिमाग में पड़ा है, मुझको पता नहीं लगता कि मैं इसको कैसे खोलूँगी। हर रोज़ नई घटना, हर रोज़ नई घटनाओं को अगर मैं इसका विवरण देना चाहूँगी तो वो कभी भी ख़त्म नहीं होगा। 5 साल तो ऐसे ही निकल जाएंगे। जी 5 साल के बाद क्या करूँगी मुझको नहीं पता, पर मेरे पास इतना मेरे दिमाग में मटेरियल है। जी और मैं देखती हूँ कि जब भी रवि कोई भी बात पढ़ते हैं साइंस की या किसी भी चीज़ की, तो वो फिर मेरे साथ जब ऐसे हिस्सेदारी निभाते हैं और मैं देखती हूँ कि वो बात, क्योंकि मैं तो पढ़ने से रही जी और रवि को बहुत शौक़ है कि अगर मेरे से कोई बात सुनते हैं तो कहते हैं कि बस उसको मोहर लगानी होती है कि उसके साथ कोई और भी माँ की बात कहता है कि नहीं कहता, वो बस माँ का ही रिसर्चर बन के घूमने लगता है। और जब इसने मुझको बताया कि वो कहते हैं कि एक ही कान में इतनी पावर है, और कल मुझको इसने बताया था कि 1 मिनट में वो कहते हैं, और मैं आज कहते हैं रवि के 1 सेकंड में इतनी उसकी पावर है। लाख सच टेराबाइट बहुत ज़्यादा बड़ी है। और मैं कहती हूँ कि जब मैं कहती हूँ रवि, जब मैंने दीप कितनी बार कहा है प्रोग्राम में भी कि एक पल मुझको युग की यात्रा करवा देता है। जी आपको उसकी समझ लगी कि जब ये बातें आप सोचो अपने दिमाग में, क्योंकि मैं देखती हूँ कि शब्दों की समझ और इंसान की समझ आप में दीप बहुत है। जी जैसे रवि में साइंस की समझ है और आप में शब्दों की और इंसान की समझ बहुत है। और आपको जो समझ आई बात कि जब मैं कहती हूँ कि एक पल छोटा सा मुझको युग की यात्रा करवा जाता है, जी वो मैं कैसे कहती हूँ आपको समझना बहुत ही अब आसान होगा। जी मोम वही बात आ गई कि जो एक दिमाग का सेल भी है, जैसे इसने बोला कि 1 लाख टेराबाइट है। बिल्कुल बिल्कुल मम, वो अब क्लियर हो गया। ऐसे ही मोम एक मैं मूवी का जिक्र करूंगी यहाँ पे, शायद देखी होगी आपने, लूसी, जो हॉलीवुड की मूवी थी। लूसी जी जी मैंने नहीं देखी। मोम उसमें भी ऐसे ही होता है कि लड़की को ना ड्रग दे दी जाते हैं बट जब उसे पता लगता है कि उसका दिमाग इतना एक्टिव हो गया 100%, वो मोम जुगों की यात्रा कर लेती है उसमें। ठीक है, और लास्ट में वो एक कह सकते हैं कि यूएसबी टाइप कुछ बनाकर अब पता नहीं कहाँ चली जाती है। तो मोम मैं आपसे उसके रिलेटेड क्वेश्चन करना चाहती हूँ कि मोम उसका तो उसने मूवी में 100% दिखाया, तो मोम आपके साथ 1% में क्या क्या होता होगा? और माँ वही सवाल वहां से शुरू करता हूँ, उसी को और लेता हूँ जी। जो 1% है जिसको ह्यूमन 100% सोचता है, क्या 1% में भी वो 100% है? पहली चीज, एक सवाल ये है। 1% में ही 100% है। 1% अपने आप में 100% हो सकता है, 1% 100% नहीं हो सकता। 1% 100% नहीं हो अपने आप में आप- 100% तो है। पहली बात हो गई है ना। सेकंड बात है माम कि हम बोलते हैं, जैसे कि हम एटम को देखते हैं तो हम पैरेलल यूनिवर्स की बात करते हैं, क्वांटम को देखते हैं तो हम पैरेलल यूनिवर्स की बात करते हैं। हमारे ब्रेन में कितने न्यूरो हैं? जी जी तो क्योंकि अगर एक न्यूरो में हमारा इतना डाटा है तो हो सकता है कि जो दूसरा न्यूरो हो उसके पास किसी और का डाटा हो। और ये क्यों नहीं हो सकता कि पूरा जो दिमाग है ये पूरा यूनिवर्स है और हर दुनिया के हर व्यक्ति का डाटा हमारे बीच ही पड़ा हुआ है। आपने जो तीसरी बात की है वो सबसे अच्छी है। हमारे दिमाग के भीतर ही हर इंसान का, हर जीव का डाटा पड़ा हुआ है और हम उसके साथ कनेक्ट हो सकते हैं, जिसका पहला कदम है एकाग्रता, दूसरा कदम है ध्यान मेडिटेशन, और तीसरा कदम है हम जागरूक हो जाते हैं। और जब जागरूकता हमारी बढ़ती जाती है हम चेतन रूप हो जाते हैं, मतलब कि हमारी होशमंदी, हमारी अलर्टनेस वो उस चीज़ को पकड़ती है। फिर ऐसे जैसे आप बात करते हो और आपको पता है कि ये टॉपिक मेरी पसंद का बहुत ही ज़्यादा है। अब मैं देखती हूँ आजकल मेरे साथ क्या होता है। मैंने आपको बताया था ना दीप के मेरे जो चेहरे के कीटाणु हैं वो इतने एक्टिव हो जाते हैं कि वो तारों में बदल जाते हैं और मुझको ऐसे लगता है कि मैं तारामंडल में हूँ। और उसके बाद एक बात और होने लगती है कि जब मैं अपने दिमाग को देखती हूँ
तो ये सब जो ब्रह्मांड है, जो मेरी आंख खुली से भी हम देखते हैं, तो जो हमारे दिमाग का ढांचा है भीतर का, जी वो ब्रह्मांड का ढांचा बन जाता है। जी और ऐसे लगता है कि बस जो जिग जैग आती है, जो अब हमारे स्पेस में हमको जिग जैग जी दिखाई देती है, वो सभी वैसी जिग जैग बन जाती है जो हमारे दिमाग की है। जी अमेजिंग। इस ज़िंदगी के अलावा मुझको तो कोई ज़िंदगी ही पसंद नहीं आती। मैं क्या करूं, इसलिए तो रवि मैं कहती रहती हूं कि मैं मर जाऊं। मैम, आप हमेशा सदियों तक जो है जिस मुकाम पे है, हमारे दिल से है कि जीवित रहो, और ऐसे जीवित रहो कि पता लगे कि कोई व्यक्ति जी रहा है, जहाँ पे मौत भी आपको टच ना कर पाए। और मैम, मेरा दूसरा एक चीज़ और है, ये बात कर रहा हूँ, मैं एक भविष्यवाणी कर रहा हूँ, ठीक है। मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ, मैं कौन से तथ्यों के आधार पर ये भविष्यवाणी कर रहा हूँ, ठीक है। मैं देखता हूँ कि हमारे ब्रेन में कैसी चीज़ें आके एक भविष्यवाणी कर देती है। जैसे मैंने अभी जो है यूरोपियन यूनियन है, उन्होंने एक कॉन्सेप्ट पास किया। वो कहते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए हमें जो है टिड्डे जो होते हैं, टिड्डों की खेती करनी पड़ेगी, और इंसान को वीट से हटाना पड़ेगा, जो वेजिटेरियन है उन चीज़ों को हटाना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या किया कि वो पूरे वर्ल्ड वाइड, ऑस्ट्रेलिया में इवन कि चिप्स में डालकर वो देने शुरू कर दिए, और बहुत सी सॉसेस है जिसमें वो कीड़ों की चटनी डालनी शुरू हो चुकी है, और उसको एज ए वेजिटेरियन लिखना शुरू कर दिया उन्होंने, और अब क्या है, उसका आटा बनाना शुरू कर दिया। और जब मैं देखता हूँ कि यूरोपियन यूनियन ने ये पास कर दिया थोड़े दिन पहले, उसके बाद लगातार दुनिया भर में वो चीज़ें अलग अलग चीज़ों में इस्तेमाल करने लगे हैं, और लगातार जो वो टिड्डे हैं उनका आटा बनना शुरू हो गया। तो अभी भविष्यवाणी क्या है, क्योंकि जब इतना बड़ा वो उत्पाद करेंगे, ठीक है। ऑलरेडी हमारे इंडिया में क्या होता है कि कहते हैं टिड्डा दल ने हमला किया और फसल खा गया। तो ऐसे तो कोई भी देश जो है एक नई तरह की वॉर जो है आने वाले समय में स्टार्ट कर सकता है। बिल्कुल। वो कहेंगे कि हमने तो खाना नहीं खाना, हमारे टिड्डे बल के वापस आ जाएंगे, उनको पकड़ने आते हैं। और कई बार वीडियो भी यूट्यूब पे वायरल हुई है कि कहीं पर टिड्डे बिकते हैं कुछ देशों में। तो अब जो है उनकी खेती करनी जो है शुरू कर दी है। तो ऐसा लग रहा है कि ये वो वाला दौर शुरू कर रही हैं जब चाइना में कहते थे कि जो गंध है, गंध जब सुंडिया बन जाता तब खाते थे। तो ये तो हम उस तरफ जा रहे हैं जो कलयुग का अंत कहते हैं। और कलयुग का अंत है या कलयुग की शुरुआत है जी रवि? मैम, शुरुआत भी कह सकता हूँ, क्योंकि जब इतना भयंकर इन्होंने सोच लिया है और उसको पास कर दिया है। पास का मीनिंग कि आने वाले 10 सालों में ये 3 बड़ी चीजें करने जा रही हैं। पहली तो गांव, ये पहली बात है, ये इनकी भविष्यवाणी है, और ये होगा या नहीं होगा, जैसे मेरी सोच है, ये हो ही नहीं सकता। ऐसे ही ये क्या कर रहे हैं कि दुनिया भर में जितनी भी गायें हैं उनको हटाने का सोच लिया। इनको पता लगा कि गाय में जो गैस पैदा होती है उसमें जो है ग्लोबल वार्मिंग के लिए खतरा है, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ता है धरती से, तो इन्होंने सोचा कि मीथेन है शायद वो पैदा ना हो, इसलिए गाय की गिनती दुनिया भर में खत्म की जा रही है। जो ऐसी घटनाएं हैं जहां पर मनुष्य और साइंटिस्ट, कुछ साइंटिस्ट ऐसे होते हैं जो डीप नहीं सोच पाते। साइंटिस्ट होना ऋषि होना नहीं है, साइंटिस्ट होना काफी हद तक उस खोजी होना है, पर मुकम्मल खोज जो होती है वो हमेशा ही कोई चीज को क्रिएट करती है, ना कि डिस्ट्रॉय करती है। और जब भी डिस्ट्रॉय होती है वो मुकम्मल खोज नहीं होती। इसीलिए हम कहीं कहीं पर साइंटिस्ट को धर्म से पीछे मानते हैं। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। आप क्या मानते हो? हाँ, एक मिनट, दीप को मैं पकड़ो। ऐसे जैसे इसने बात की कि भविष्यवाणी की, ठीक है मैम। मेरा इसके साथ एक क्वेश्चन है, क्या हमारा दिमाग जो है, क्या इसकी कोई गति है? जहाँ जो कोई फ्रीक्वेंसी में रहता है, जहाँ पे जो ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, वो कौन सी फ्रीक्वेंसी है? जहाँ पे हम भविष्यवाणी करते हैं, वो कौन सी फ्रीक्वेंसी है? जो तो साइंटिस्ट है, आपका सवाल बहुत सुंदर है। ये सवाल चाहिए आज की जनरेशन को बचाने के लिए, जी, आज की जनरेशन को जगाने के लिए। बचाने के लिए आपका सवाल कहिए, जगाने के लिए रवि का सवाल जरूरी है। जी, जो वैज्ञानिक है, जो भविष्यवाणी करते हैं कि गाय को मारा जाए, या
टिड्डों को पाला जाए, जी क्या पता है उसकी भविष्यवाणी पूरी होनी है कि नहीं होनी। जी जैसे मैं नहीं सोच सकती कि वो कभी पूरी होगी। जी परमात्मा के सिवाय कभी भी कोई किसी को मार नहीं सकता। मान सकता जी। आपने जो सवाल किया है दीपक, आप फिर एक बार अपना सवाल दोहराओ। फ्रीक्वेंसी माँ नहीं। मेरा सवाल है कि स्टार्टिंग में पहला सवाल है मेरा कि दिमाग की कोई गति होती है? पहले आपने कहा कि दिमाग की गति कोई होती है, जी। आप कैसी गति की बात करते मम हैं? जैसे हम समझ की जहाँ जैसे आपने काफ़ी बार बोला कि मैं कोई चीज़ देखती हूँ वो मुझे याद रह जाती है, चाहे वो कोई नंबर ही क्यों ना हो। तो वो ज़्यादा क्या वो गति है या फ्रीक्वेंसी है? तो वो कौन सी फ्रीक्वेंसी है जहाँ पे दिमाग ऐसी स्टेज में आ आप जाता है? फ्रीक्वेंसी को और गति को अलग 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 जी। देखते हो, दोनों की पहले परिभाषा दो। गति होती है जो चीज भागती है, भागती है जी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? मम भागती फ्रीक्वेंसी होती है कि आपने पहले भी समझाया मेरे अकॉर्डिंग Vibes। कोई वाइब्स जहाँ पे हम दिमाग के साथ टच ज़्यादा हो जाते हैं। नहीं, आप बताओ, जो वाइब्स होती है वो तो गति ही होती है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? आप वाइब्स को ऐसे नहीं कह सकते। जैसे फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी होती है कि एक निश्चित मात्रा पे किसी गति को छोड़ना, करंट ओरा। हाँ हम उसको बोलेंगे ओरा। ओरा। और ओरा जिसको आप बोल रही हो माँ, उसमें जैसे मैं एक चीज देखता हूँ, ओरा तो हो गया कि ऑलरेडी एक फ्रिक्वेंसी चल रही है, बट यहाँ पे फेंकते हैं कि नहीं? नहीं, हम कर रहे हैं स्पिरिचुअल क्षेत्र में बात। ओरा जो होता है वो ओरा कहाँ, कैसे हम कहते हैं कि इस इंसान का ओरा ऐसा है, ऐसा है। वो फ्रीक्वेंसी है आपकी, जो आप एक मशीनरी है उसकी फ्रीक्वेंसी है आप कि आपकी जे मशीनरी, आपका दिमाग जहाँ तक काम करता काम है, करता है जी। आपका दिमाग कितना एक्टिव है उस हिसाब से आपका दिमाग काम करता है। जी मम वो आपके दिमाग की फ्रीक्वेंसी है। हम उसको धर्म में उसको धर्म के अल्फाज में, धर्म स्पिरिचुअल आध्यात्मिक लेवल पर उसको कहती हूँ अब्बा। जी जे हमारा ओरा है, जी और ओरे में आप जो है जब ठहर जाते हो, आपका ओरा कितना बड़ा है। जी गति होती है एक थां से दूसरी जगह पर जाना। ओरा होता है कि आपने वो गेट कर लिया, उस एरे तक आपको जाना नहीं पड़ता, उस ओरे में कोई भी चीज आ जाएगी आपको समझ लग जाएगी, आप उसको पकड़ लेंगे। जी वही क्वेश्चन आ गया ना मम कि वो कौन सी फ्रीक्वेंसी है फिर? साइलेंस। इसके अलावा मम साइलेंस में जब हमारा होश 100% हो जाता है जी तो वो जे फ्रीक्वेंसी बन जाता है। जी। तो मम मैंने काफ़ी बार सुना किसी से कि जब इंसान कोई ड्रग लेता है वो भी इस फ्रीक्वेंसी में पहुंच जाता है। वो क्या चीज़ है? वो टेम्परेरी टेम्परेरी आपका माइंड जैसे होता नहीं कि आपको कोई पता नहीं, जी अचेतन अवस्था में आप उस वायुमंडल के ऊपर से जी गुजर जाते हो। जी आपकी वो उस वक्त अवस्था वैसी हो जाती है, आपको लगता है, जी पर वो बहुत ज़्यादा टेम्परेरी होता है। ऐसे ही एक बार हरियाणा चली गई ayahuasca में, जी और उसने देखना था, वो भी मेरी जैसी है और वो तजर्बे करती है। और ayahuasca जब उसने 3 दिन किया जी और तीसरे दिन उसके ayahuasca ने ही, पेड़ ने ही आकर कहा कि मेरा तेरी माँ के साथ बहुत गहरा संबंध है, जी तुमने सीधा मेरे पास कभी भी नहीं आना, जो तुम्हारी माँ का रास्ता है तुमने सिर्फ उस रास्ते पर चलना है, इस रास्ते पर कभी नहीं चलना। वाह, और उसने हरियाणा को इनकार कर दिया, जी कहता है अपनी माँ के रास्ते पर चल। जी पेड़ ने आकर उसको बोला, उधर पेड़ ayahuasca का पेड़ हरियाणा को बोलता है, उधर पेड़ ने आकर मुझको बता दिया कि हरियाणा की ये हालत है जी और उसको संभाले, उसको इस रास्ते पर नहीं चलने देना। जी मैम जैसे आपने बात की है ना, अभी मेरा भी सवाल आ गया, ऐसा ही कुछ है। वो मेरा एक अनुभव था, मैं जब +2 में था तो मेरा थोड़ा सा कुदरत से प्यार बढ़ा, पेड़ों के साथ। तो मेरे को पेड़ बातें बता देते थे, ऐसा नहीं था वो बोलते थे। किसी पेड़ के पास जाना तो उसने मेरे को बता देना कि अभी तू जो है, मैं अपने किसी दोस्त का घर ढूंढ रहा था, तो मैंने सोचा कि पेड़ों की मदद से ढूंढूंगा। तो पेड़ बोलते हैं, मेरे माइंड में फ्रिक्वेंसी आती है, तू राइट मुड़,
मैं राइट मुड़ता हूँ, मैं लेफ्ट मुड़ता हूँ, जहाँ ना मैं चलता जाता हूँ, वहां मैं चला गया एक कॉलोनी के बीच में। तो अब मेरे को उसका घर ढूंढना है, तो मैं उसके घर के बिल्कुल सामने खड़ा था। पेड़ मेरे को बोलता है तो सीधा बाहर से उनकी एक सीढ़ियाँ जाती थी, मेरे को नहीं पता था, वो बोलता सीधा सीढ़ियाँ चढ़ जा और ऊपर जाके दरवाजा खोल दे, तेरा दोस्त होगा। तो माँ मैं वैसे ही करता हूँ, वहां पे जाता हूँ, सीढ़ियाँ चढ़ता हूँ और दरवाजा खोल देता हूँ, वहां पे मेरा दोस्त का घर होता है। मेरे को नहीं पता कि मेरे को पेड़ों ने कैसे बताया, पर फिर क्या होता था कि मैं अक्सर ही जब कोई मुश्किल आ जाती थी, मैं ह्यूमन से बात नहीं करता था उस वक्त, मैं पेड़ों से बात करता था और पेड़ मेरे को गाइड करते थे उस समय। मेरे को नहीं पता कि वो क्या होता था, पर मेरे भीतर आवाज आती थी कि तू ऐसा कर ले, तू वैसा कर ले। आपके साथ ऐसा कभी हुआ कुछ बात? मम्मा हाँ, मेरे साथ भी 1-2 बार ऐसा हुआ, जैसे लगे कि पेड़ ही खुद बोल रहा है कि तू ऐसा कर ले और ऐसा कर ले। तो फिर मम्मा मेरा एक क्वेश्चन यहाँ पे और फिर पैदा होता है कि पेड़ के पास भी दिमाग है, या उसकी भी कोई फ्रीक्वेंसी है? फ्रीक्वेंसी है जी हाँ। अब जो मैंने आपको बात बतानी है, जी आपने अगर इसको डिटेल देनी है अपनी बात को तो दे सकती हो, क्योंकि फिर आप ही बताओगे। जी अब मैं अपने दिमाग की बात करती हूँ 1% की, जी और मैं हैरान हूँ 1% पर आती हूँ आपके पहले सवाल पर। उस पहले सवाल में ही आपके सब सवालों के जवाब मिल जाएंगे। जी मैं अपने आप को ऐसे सोचो कि मैं जाती हूँ न्यूयॉर्क। जी न्यूयॉर्क के एक किसी एरिया में मैं अपने आप को छोड़ देती हूँ। मुझको नहीं पता कि मैं कहाँ हूँ, मुझको नहीं पता इस एरिया को क्या कहते हैं। मैं वहाँ पर कार रेंट करती हूँ, जी तो कार को रेंट पर लिया और मैंने कहा अपने आप को, आँख मीची और मैंने आँख मीट कर एक प्रेयर की, परमात्मा को कहा लो मैं आपके सुपुर्द हूँ। ब्रह्मांड को कहा कि ले मुझको संभाल लो। जैसे ये बातें कहने में मेरा जो जीपी सिस्टम है वो शुरू हो जाता है, जैसे मेरे दिमाग की बात है वो शुरू हो जाती है। और मैं देखती हूँ कि मेरे को कोई पता नहीं मैं कौन सी सड़क पर जाती हूँ, मैं क्या करती हूँ, कैसे करती हूँ, पर मैंने जहाँ पर पहुँचना होता है मैं वहीं पर पहुँची होती हूँ। मेरी एक प्रेयर मेरे को, मैं आप देखोगे कि मैंने कभी भी मैप नहीं देखना, मैंने कभी भी कुछ नहीं करना। और पहले मैं देखती थी कि जैसे मुझको डॉक्टर के पास जाना है, मैंने घर में एड्रेस देख लेना कहाँ है, घर पर ही सड़क मैप देख लेना कि कहाँ पर है, और मैंने उसके बाद कभी देखना भी नहीं, और मैं सीधी उनके घर में पहुँच जाती थी, डॉक्टर के पास पहुँच जाना। अब नई बात शुरू होगी और मैंने प्रेयर करनी है कि मैंने उस जगह पर जाना है, और मेरी प्रेयर जैसे मेरे दिमाग को एक्टिव कर देती है कि इसने उस जगह पर जाना है। मैं भूल भुलैये कितने कहीं पर भी पता नहीं मैं कहाँ जाती हूँ, क्या करती हूँ, आखिर में कितना टाइम लगेगा वहाँ पर पहुँचने के लिए? 20 मिनट चाहिए, नहीं वहाँ पर पहुँचने के लिए 40 मिनट चाहिए, नहीं वहाँ पर पहुँचने के लिए मुझको 50 मिनट लगेंगे। ये 3 लोकेशन जो हैं, 3 लोकेशन जो हैं जो मैंने जाना है। फिर मैं पहली लोकेशन कहाँ पर जाऊँगी? चलो मैं पहले वहाँ पर चलती हूँ जहाँ पर 50 मिनट लगेंगे, और मैं देखती हूँ कि मैं 50 मिनट वाला, मेरे को कोई पता नहीं मैं कौन सी सड़क पर जाती हूँ। आप मुझको पूछेंगे आप कौन सी सड़क पर आई हैं, मुझको कोई पता नहीं, पर मैं वहाँ पर हूँ 50 मिनट के बाद जहाँ पर मुझको जाना होता है। मैं देखती हूँ कि मेरा दिमाग मेरे लिए GPS सिस्टम बन गया है। मैं हैरान हूँ कि ये क्या करता है। ऐसे नहीं कि जो दुनियावी लेवल पर ही ऐसा काम करता है, अगर हम आध्यात्मिक लेवल पर आए, और मैंने कहा कि ये चीज़ इस इंसान ने ऐसे कही है, जो साइंटिस्ट ये बात बोलता है, क्या ये सच है? ये परमात्मा मुझको मेरे अल्फाजों में, जिससे मेरी समझ जागे, मेरी समझ उस चीज़ को पकड़ ले, मुझको वो अल्फाजों में, वो एहसासों में मुझको ये बात समझा दे, और वो ही चीज़ मेरे को समझ आ जाती है कि वो विज्ञान को जो बात बोलता है वो सही है या झूठ है, ये बात होनी है। जैसे आप रवि ने बताया कि टिड्डों की खेती ये कभी नहीं होगी। मेरी भीतर की मैं नहीं जानती, जब कोई बात करता है मैं उसको ध्यान से सुनती हूँ, मेरे भीतर से ही आवाज़ आती है
जी और मैं उस बात को अटल मानती हूँ और मैं कहती हूँ कि ये बात कभी भी पूरी नहीं होगी। परमात्मा से बड़ा कोई भी नहीं हो सकता, चाहे कोई ऋषि मुनि हो, चाहे कोई साइंटिस्ट हो। जी ये जो हमारा ब्रह्मांड है, इसकी फ्रीक्वेंसी और इसका जो ओरा है और इसका जो कानून है, इसका जो लॉ है, उसको कोई भी आज तक मिटा नहीं पाता। जी जी मैम, बहुत खूब मैम, धन्यवाद। थैंक यू मैम, बहुत ही महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन आपने हमारे तक पहुंचाई।